फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में हम लोग अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे। अविकारी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विकार मतलब बदलाव और मतलब नहीं, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि किसी भी कारण प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो परिवर्तित नहीं होते, उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ, और, भी, अरे, तथा आदि। अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के 4 उपभाग होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया के होने की रीति या उसका तरीका बताता है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे तेज, धीरे, ध्यानपूर्वक आदि। जैसे कार तेज चलती है, साइकिल धीरे धीरे चलती है। इसमें तेज और धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार मुदिता ध्यान पूर्वक पढ़ती है, तो इसमें ध्यान पूर्वक। और मोहन कैसे आया, इसमें कैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया के संपादित होने के स्थान की जानकारी देते हैं, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, बाहर, इधर, उधर, कहाँ आदि। जैसे वह यहाँ रहता है, माताजी बाहर गई हैं, तुम इधर उधर मत जाओ, वर्षा में कहाँ जाओगे, इत्यादि। तो इसमें यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, बाहर, कहाँ, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। इसी प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय को बताता है। जैसे तुम गाजीपुर कब गए, तुम्हारा भाई परसों जयपुर से आया, या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, इत्यादि। तो इसमें प्रतिदिन, आजकल, परसों, कल, ये सब क्या है? समय बता रहा है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ये मात्रा बताता है। जैसे मैं बिल्कुल थक गया हूं, आज किंचित चिंता है, किंचित मतलब थोड़ा सा। बहुत खाना खा लिया, तो इसमें बहुत, थोड़ा, खूब, किंचित, ये सब क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा अव्यय का भेद जो है, वो संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय क्या है? संबंध बोधक अव्यय वह अव्यय है जो अपने पूर्व पद के साथ संबंध को जोड़ता है। ऐसे अव्यय के पहले परसर्ग अवश्य लगा होता है। जैसे नीचे, टेबल के नीचे बिल्ली है, तो यहां टेबल के नीचे बिल्ली आई। नीचे जो है वो जगह बता रहा है, लेकिन के नीचे ये जगह से, टेबल से संबंध बता रहा है। तो इस प्रकार कारकीय पदों से जो युक्त होता है, जो पूर्व पद, परसर्ग अपने पूर्व पद के पहले लगता है, तो वहां संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे मैं घर से दूर गया था, इस मकान के पीछे मंदिर है,
तुम बाजार की ओर गए थे। तुम्हारे घर के सामने कोई नहीं है। मतलब के सामने, की ओर, के पीछे, से दूर इत्यादि ये कारकीय पदों से युक्त जो अव्यय हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय हम उसे कहते हैं जो दो पदों, दो या दो से अधिक पदबंधों, उपवाक्यों आदि को जोड़ते हैं, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। समानाधिकरण क्या है और व्यधिकरण क्या है? समानाधिकरण वह समुच्चय बोधक अव्यय है जो दो या दो से अधिक पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ता है। जैसे नरेंद्र शाम को रोटी और दाल खाता है। यहाँ नरेंद्र शाम को क्या खाता है? रोटी और दाल। यहाँ और जो है वो संबंध उसमें दोनों समानता के आधार पर जोड़ रहा है, इसलिए और समानाधिकरण है। और व्यधिकरण क्या है? जो शब्द वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़े। ये जो समानाधिकरण है वो पदों और वाक्यों को, पदबंधों को जोड़ता है, और व्यधिकरण शब्द वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ता है। जैसे पिताजी ने कहा कि तुम वापस जाओ। यहाँ की क्या है? दो वाक्यों को, पिताजी का कहना और वापस जाना बच्चे का, तो ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये की व्यधिकरण है। अगला है विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है? वो मन के विभिन्न भाव जो होते हैं, आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, व्यथा, ये मन में व्याप्त भाव होते हैं, जिनको प्रकट करने के लिए आह, वाह, ओह, अरे आदि शब्दों द्वारा जो प्रकट किया जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि क्रिया विशेषण में भी वही शब्द आ रहा है और संबंध बोधक में भी वही शब्द आ रहा है अव्यय का, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? जैसे मैं पहले पहुंचा, क्रिया की विशेषता को, पहुंचना क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है कि वो पहले पहुंचा, तो यहां पहले शब्द है वो क्रिया विशेषण है। लेकिन मुझसे पहले वह पहुंचा, इसमें पहले से पूर्व से कारकीय पद लगा हुआ है। मुझसे, यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे मुझ और से अलग लिखा हुआ है, जबकि आमतौर पर जो सही शब्द है वो क्या होता है कि सर्वनाम के साथ जब कारकीय पद लगता है तो उसको अलग नहीं लिखते हैं। यहाँ समझने के लिए हमने अलग लिख दिया है। तो मुझ और इसमें से पहले, पहले क्रिया विशेषण में भी है और संबंध बोधक में भी पहले है, लेकिन इससे पूर्व कारकीय पद लगा हुआ है। ये अंतर होता है संबंध बोधक अव्यय में और क्रिया विशेषण अव्यय में। इसी प्रकार नीचे बैठ जाओ, यहाँ नीचे अव्यय शब्द है और वृक्ष के नीचे बकरी है, तो यहाँ नीचे के पूर्व कारकीय पद है के, और इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय हो गया। इसी प्रकार वह पीछे रह गया, तो पीछे क्या है? अव्यय है। और चोर घर के पीछे, तो ये सबसे बड़ी पहचान इसकी होती है कि संबंध बोधक अव्यय जो है ये
कारकीय पदों से युक्त होता है, इसके पूर्व कारकीय पद लगे होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण नीचे, पहले, पीछे इत्यादि ये स्वतंत्र रूप से बीच में आता है। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक के सही ढंग से पहचान क्या होगी, इसमें कितने उपभाग होते हैं? तो व्यधिकरण के 4 उपभाग होते हैं: कारण सूचक, संकेत सूचक, उद्देश्य सूचक और रूप सूचक। ये 4 भाग इसके होते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक में कारण सूचक, जब हम कारण बताते हैं तो जैसे, चूंकि तुम भले इंसान हो इसलिए तुम पर भरोसा किया जा सकता है। इसमें 2 वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि तुम भले इंसान हो इसलिए। तो इसमें चूंकि और इसलिए, ये इसलिए जो है कारण बताता है, तुम पर भरोसा क्यों किया जाएगा, क्योंकि तुम भले इंसान हो, ये कारण है। तो जहां पे कारण सूचक हो वहां व्यधिकरण कारण सूचक समुच्चय बोधक होता है। इसी प्रकार संकेत सूचक समुच्चय बोधक, जैसे यद्यपि उसका जाना आवश्यक था फिर भी वह नहीं गया। यहां संकेत है कि यद्यपि उसका जाना आवश्यक था फिर भी वह नहीं गया। तो यहां यद्यपि और फिर भी ये संकेत बता रहा है। इस प्रकार संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक हुआ। इसी प्रकार उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक, अच्छे काम करो ताकि माता पिता को गर्व हो। यहां ताकि अव्यय है। किस प्रकार का अव्यय है? उद्देश्य सूचक है, उद्देश्य बता रहा है, अच्छे काम करो, क्यों करो, किस उद्देश्य से करो, कि माता पिता को गर्व हो। तो ताकि जो है उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक अव्यय है। स्वरूप सूचक, तुम इस प्रकार डर रहे हो मानो तुमने ही चोरी की हो। तो यहां मानो ये स्वरूप बता रहा है। इस प्रकार 4 भेद होते हैं व्यधिकरण के: कारण सूचक, संकेत सूचक, उद्देश्य सूचक और स्वरूप सूचक। दूसरा इसका भेद है समानाधिकरण, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया था। इसमें उपभेद होते हैं संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक, विरोध दर्शक और परिमाण दर्शक। संयोग सूचक, इसमें और, तथा, एवं ऐसे शब्दों से जोड़ा जाता है। जैसे राम और श्याम मित्र हैं, इसमें राम संज्ञा है, श्याम संज्ञा है, इनको जोड़ा जा रहा है और अव्यय से। इसी प्रकार राम, श्याम और मोहन, तो यहाँ राम श्याम के बीच में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 संज्ञा जब एक साथ है तो उसको अव्यय से जोड़ेंगे, लेकिन वो अव्यय 2 संज्ञा के बाद आता है, जैसे राम, श्याम और मोहन। तो वहां भी और क्या है? ये संयोजक है, जोड़ रहा है। संयोग का अर्थ होता है मिलाना, जोड़ना। विभाजक, जो भेद स्थापित करे, जैसे कि तुम पढ़ाई करो अन्यथा फेल हो जाओगे, तुम घर जाओ नहीं तो डर जाओगे। तो नहीं तो, अन्यथा, अथवा, ये विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होंगे। विकल्प सूचक विकल्प देता है, तुम पढ़ो अथवा ना पढ़ो, तुम काम करो अथवा पढ़ाई करो, तुम यहां रहो या वहां जाओ, अथवा, या, तथा इत्यादि। ये विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। विरोध दर्शक, जो विरोध को दर्शाते हैं, जैसे रानी ने उसे रोका था पर वह रुका नहीं, पर यहां पे विरोध उपस्थित कर रहा है। इसी तरह से रात हो रही है इसलिए मैं घर जाऊंगा, यहां परिणाम बता रहा है। घर क्यों जाऊंगा? ये परिणाम ये है कि रात हो रही है, तो इसलिए यहां परिणाम को दर्शा रहा है। और
जो अगला इसका उपभेद है वियोजक, राधा अथवा मीरा ने कंकड़ मारा, अथवा यहां जो है वो वियोजक बता रहा है, जोड़ तो रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं है। जैसे राम और श्याम बाजार जा रहे हैं तो वहां दोनों समानता के आधार पर जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ राधा ने कंकड़ मारा या मीरा ने कंकड़ मारा ये स्पष्ट नहीं है। तो इसको कैसे करें, राधा अथवा मीरा ने कंकड़ मारा, तो यहाँ पे जो अथवा है वो वियोजक समुच्चय बोधक समानाधिकरण है। अब व्यधिकरण के जो शब्द हैं, जैसे कारण सूचक में आता है जो कि, क्योंकि, चूंकि, संकेत सूचक में तो तथापि, यद्यपि, फिर भी, उद्देश्य सूचक में ताकि, कि, इसलिए, जिससे, और स्वरूप सूचक में जहां, जैसे, अर्थात, मानो इत्यादि। अतिरिक्त एक और अव्यय होता है जिसे हम निपात के नाम से जानते हैं। यह अव्यय किसी शब्द या पद के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन या विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है, विशेष बल डालता है। इसे हम अवधारणा मूलक शब्द के नाम से भी जानते हैं। जैसे राम ही कल आएगा, यहाँ इस वाक्य में ही निपात है जो यह बता रहा है कि कल केवल राम ही आएगा और कोई नहीं आएगा। राम ही कल आएगा मतलब सिर्फ राम ही कल आएगा, और ही के स्थान को जब हम परिवर्तित करते हैं, राम कल ही आएगा, यहाँ भी ही निपात का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस वाक्य का अर्थ बदल गया है। अर्थात राम कल ही आएगा, आज नहीं आएगा, इस वाक्य का ये अर्थ हो गया। इसी प्रकार कल भी राम आएगा, इसमें भी निपात है, तो आज तो राम आया ही है, कल भी राम आएगा, ये भाव दे रहा है ये वाक्य। जबकि नीचे के वाक्य में है कल राम भी आएगा, मतलब और सब लोग आएंगे जिनके साथ राम भी आएगा। इस प्रकार निपात वह शब्द है जो किसी शब्द के साथ लगकर विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है, विशेष बल देता है, और उसके कारण वाक्य के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है अगर हम उस निपात के स्थान को परिवर्तित कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।